हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे अपने लास्ट क्लास 9 का लेक्चर का, जो कि हमने कॉन्वेक्स से स्टार्ट करा था, बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला चैप्टर। उसका पार्ट सेकंड है वीडियो। एंड आई होप एंड रियली होप कि ये लेक्चर में ही ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए। बहुत थोड़ा सा ही 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं और एटलीस्ट हमारा जो पहला इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करते हैं ताकि हाफ ईयरली में हम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। एंड ऑफ कोर्स एनुअल में भी अब आपकी चैप्टर आना ही है ना, तो उसमें भी पढ़ सकें। ठीक है, जब भी रात में लगे कि आप पढ़ लेना चाहिए तो कभी भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब की तो यही खूबसूरती है। ठीक है, अब क्या है, हमारा सेकंड टॉपिक है की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स, यानी कि की चीज़ें क्या है, किन चीज़ों पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। हमने पार्ट 1 में देखा था कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस एट एवरी टर्म, एट एवरी स्टेप। ठीक है, तो अब 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हमको लेने हैं। वेरी इजी, सॉरी नॉट वेरी इजी बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस करना क्या है ये सोचना पड़ेगा। शुगर केन प्रोड्यूस करना है, टी प्रोड्यूस करना है, मैंगो प्रोड्यूस करने हैं, क्या करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, फर्टिलाइज़र लगाने हैं, लैब ग्रोन करना है। ठीक है, एंड आप किसको बेचोगे जाकर, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए ये कर रहे हो। ठीक है, सो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ। ठीक है, एग्जांपल थोड़ा सा मार्क के थिकनेस को कम कर लेते हैं ताकि राइटिंग अच्छी बने हमारी। ठीक है, सबने मैकडी का बर्गर खाया है। ठीक है, अब ऐसे ही लिखा तो मैकडी समझ जाना। ठीक है, तो मैकडी का बर्गर खाया, सबने अपना मील बनवाया होगा, बर्गर खाया होगा। ठीक है, आप बर्गर पूरी कंट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खा लो, जो इसका आलू पैटी रहता है, आलू वाला जो पैटी रहता है, उसका टेस्ट आपको हर जगह सिमिलर ही आएगा। ठीक है, आप लखनऊ में आलू पैटी बर्गर खाओ या मुंबई में खाओ, टेस्ट विल बी सेम। इनके जो बन्स हैं ये भी सेम ही टेस्ट करेंगे। इसका मतलब है ये जिन लोगों से सामान खरीद रहे हैं इनका उनसे खुद से कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो अब नाउ इमेजिन अ सिचुएशन फॉर अ फार्मर। अब एक फार्मर है, उसको मैकडी के आलू पैटी के लिए आलू उगाने हैं, है ना, तो अब इसको पोटैटोज़ उगाने हैं। अब इनके पोटैटोज़ उगेंगे। ठीक है, तो क्या उगेंगे ये तो हमको पता चल गया। व्हाट टू प्रोड्यूस, फार्मर को पोटैटोज़ उगाने हैं, ये तो हमको पता चल गया। क्यों? क्योंकि आलू पैटी बनेगा, बच्चे बर्गर खाएंगे, है ना, उसके लिए बनाने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, ये अब कंपनी बताएगी। ठीक है, कि आप फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करिए, आप पेस्टिसाइड कितना यूज़ करिए, क्योंकि आलू पैटी का टेस्ट कोई और मैच ना कर पाए, है ना, वरना हमारा किस बात का ब्रांड बचा। ठीक है, ब्रांड वैल्यू किस तरह की से बची, तो ये आपको आपका क्लाइंट बताएगा कि आपको क्या क्या करना है ना, कि फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है ना, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको वो बताएगा कि कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे क्या है, तो ये तो हो गया हाउस का, कि मशीन्स वगैरह कैसे यूज़ होंगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन हो रहा है, मैकडी के प्रोडक्शन हो रहा है, उनके कस्टमर्स के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, मैकडी की पूरी टीम इसको लेकर यहाँ से जाएगी, तो ये हो गया इसका होम। समझ में आया एक एग्जाम्पल से कि तीनों का क्वेश्चन का मतलब, कि ये तो क्वेश्चन का मतलब है, अभी हम देखेंगे कि आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन मतलब है क्या, कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड ही हमारे पास, इसीलिए हमारे पास कमी है, स्कैरसिटी है, इसीलिए हमको चॉइसेस बनानी पड़ती, 3 चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये 3 क्वेश्चन से ही पूरी इकोनॉमिक्स काम करती है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom, दोनों क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। चलो बढ़िया ही है, क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इट डिपेंड्स कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमारे पास लैंड कैसा है, हम रहती किस जगह पर हैं। अब हम सोचे कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप हम डेजर्ट एरिया में ग्रो करेंगे, जहाँ पानी जिस क्रॉप को चाहिए होता है वो हम डेजर्ट में ग्रो करेंगे, तो हो नहीं पाएगा। ये डेजर्ट में वही क्रॉप ग्रो करवाना पड़ेगा, या जहाँ पे भी सूखा रहता है वहाँ पे वो क्रॉप ग्रो करवाना पड़ेगा जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो सूखे एरिया में भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्जांपल देंगे, शुड फार्मर प्रोड्यूस वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, शुगर केन या फिर पैडी, या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, यानी कि जो सूखे एरिया में भी रह सके, जो सूखा पड़ने पे भी खुद को स्मार्टली आगे हैंडल कर सके, सच एज मिलेट्स एंड पल्सेस। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग शुगर केन यील्ड्स हाई प्रॉफिट एंड सपोर्ट industries such as sugar, whereas producing millets
पल्सेस सेव वाटर, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। यानी कि अगर हम शुगर केन प्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये तो पता ही है हमें, शुगर इंडस्ट्री जाएगा, चीनी विनी बनेगी बढ़िया, वहाँ गुड़ वगैरह बन जाएगा, तो प्रॉफिट तो है, प्रॉफिटेबल तो है, पर एग्रीकल्चर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, पानी बहुत ज़्यादा खींचता है, ठीक है। वेयर एज अगर हम मिलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये वाटर भी बचा लेता है, सॉइल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है, एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल हो जाता है। पर द क्वेश्चन इज प्रॉफिटेबिलिटी। हाउ मैनी ऑफ अस डू रियली वांट टू हैव मिलेट्स इन अवर एनी मील, है ना। बाजरे की रोटी, रागी की रोटी कौन ही खा रहा है आजकल, वही खा रहे हैं जो डाइट पे हैं या डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, है ना, जैसे मैं भी खाती थी थोड़े दिन पहले तक, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करना है फार्मर को कि उसको शुगर केन उगाना है कि मिलेट्स उगाने हैं, पर इसको ये डिसाइड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे ना, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं शुगर केन उगाने का अगर सब शुगर केन उगा रहे हैं, शुगर केन का प्राइस बहुत कम हो गया, सस्ते में बेचो शुगर केन, अब क्या फ़ायदा, फिर तो तुम मिलेट्स ही उगा लेते, है ना, फालतू तुमने पानी वेस्ट कर दिया और प्रॉफिटेबल भी नहीं हुआ। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मतलब पहलू होने चाहिए जिस पे आप अपना डिसीजन लोगे। वो पहलू क्या है, क्या है वो पहलू, क्या है वो पहलू, वो पहलू हैं कि आपका कस्टमर बेस क्या है, आप किसके लिए, लोग जो इसको थोड़ा सा चल जाने देते हैं, हाँ, आप किसके लिए बनाना चाह रहे हो, है ना, आपकी डिमांड कहाँ से आ रही है, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो आपका एनुअल में आएगा। अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, एक मिनट, यस, ठीक है, जो हम एनुअल में पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, ठीक है, तो कि आपकी डिमांड कहाँ से आ रही है ना, तो उससे हम पढ़ेंगे। हेयर द अपॉर्चुनिटी क्रॉस, हाँ भाई अपॉर्चुनिटी क्रॉस मैंने आपको फिर से रिवाइज कर था पुराना लेक्चर भी, कि शुगर केन उगाएंगे तो मिलेट्स को जाने देना पड़ेगा, मिलेट्स उगाएंगे तो शुगर केन को जाने देना पड़ेगा, ये जो जाने दे रहे हैं यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको उगाने की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शुगर केन है मिलेट्स की अपॉर्चुनिटी को जाने देना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मिलेट है कि शुगर केन को जाने देना, ठीक है। पढ़ाई की कॉस्ट है नेटफ्लिक्स या मूवी को जाने देना, मूवी और नेटफ्लिक्स की कॉस्ट है पढ़ाई को जाने देना, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डिसीजन रिफ्लेक्ट द ट्रेड ऑफ बिटवीन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कि आप चाहते क्या हो, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, कि आप शॉर्ट टर्म जल्दी जल्दी करके पैसा कमा लो, इकोनॉमिक गेन्स कर लो, या फिर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म हमको अपना बिजनेस चलाना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो जो क्रॉप वाटर इंटेंसिव है, वाटर इंटेंसिव है, जो आपके सॉइल को, हेल्थ को ख़राब कर रही है, क्योंकि आप बहुत फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाले हो, भले ही हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत पैसा दे भी दे, पर लॉन्ग टर्म में वो क्या कर रहा है, आपका अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ख़त्म कर रहा है, तो पानी लाओगे कहाँ से थोड़े दिन बाद, और सॉइल हेल्थ भी ख़राब कर रहा है। अब तो सॉइल की हेल्थ ख़राब होगी तो फिर क्या ही उगेगा उस पर, क्या, या फिर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म तो चलो ठीक है हम देख लेंगे, पर लॉन्ग टर्म हम ज़्यादा चाहते हैं बिज़नेस चलाना अपना, तो चलो हम कुछ ऐसा उगाते हैं जिसमें पानी भी कम खर्चा हो, सॉइल की हेल्थ भी बनी रहे और हमारा बिजनेस सदाबहार चलता रहे। तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स फार्मर को डिसाइड करना पड़ेगा। ये सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं हम किसके लिए उगा रहे हैं। मिलेट्स बहुत अच्छी बात है, मिलेट्स उगाना, पल्सेस उगाना, क्योंकि वो वाटर इंटेंसिव भी नहीं है, है ना, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी, यानी कि सूखा आने भी नहीं देते, और सूखा आ रहे तो कोई परेशानी भी उनको ज़्यादा नहीं होती, और सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव रखते हैं। बट कोई उसको डिमांड ही नहीं कर रहा है, कोई ख़रीद ही नहीं रहा उसे, तो क्या फ़ायदा उसको उगाने का। इट्स ऑल लॉस एंड लॉस, इट्स मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं जिसमें सब कुछ लॉस ही हो रहा है आपका, तो फिर आप क्यों ही उगाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन कि हमको क्या उगाना है, ये डिपेंड करता है किसके लिए उगाना है, उसकी डिमांड हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो व्हाट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हुम टू प्रोड्यूस, तभी दोनों टॉपिक साथ में दिए गए हैं, व्हाट एंड हुम, वाई को, सॉरी हाउ को नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इट्स द सेकंड स्टेप। पहले ये तो डिसाइड तो कर लिया उगाना क्या है, और उगाना क्या है ये डिपेंड करता है किसके लिए उगाना है, क्या उसको सच में ज़रूरत है उसकी, तब तो उगाएं, वरना फिर क्या ही ज़रूरत है उसको प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस डेव्स इनटू द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि किसके लिए हमें उगाना है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी क्या डिसीजन है, उसकी क्या चॉइसेस हैं, उसको ध्यान में देते हुए हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया भी गया है, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी बता दिएगा कमेंट वगैरह में कि क्या समझ में आ रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। अभी तो नया चैनल तो फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, अभी कोई मुझसे कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। तो अब शूज़ है, जैसे मान लो, ठीक है, अब शूज़ कई तरीके से आते हैं, है ना, हर कंपनी के शूज़ होते हैं, तो उनके शूज़ को उनको वैरायटी देनी पड़ती है, क्योंकि उनकी डिमांड अलग अलग है, ठीक है। किसी को स्कूल शूज़ चाहिए,
तो इनकी डिज़ाइन अलग करनी पड़ेगी। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है, स्टूडेंट क्या है ग्रोइंग एज में होते हैं, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जरूर नर्सरी में जूता खरीद लिया वो जूता जीवन में चलता रहेगा, वो हर साल उसको बदलने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें बहुत मजबूती पे ध्यान दें, वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्राइसिंग का, कि स्कूल का शूज़ है, लोग उस पर ज़्यादा प्राइस नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती है, प्लस प्राइस उसका थोड़ा सा कम भी होता है, ठीक है। ऑफिस वेयर शूज़, जो लोग ऑफिस में शूज़ पहन के रहते हैं, वर्किंग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको अपनी अपीयरेंस को ध्यान रखते हुए करना पड़ता है। कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है, कोई टीचर है, उनको अपने अपीयरेंस, अपने लुक को ध्यान देते हुए वो शूज़ खरीदने होते हैं, तो वहाँ पर हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते ही हैं। और स्पेशली पीपल लाइक वी हु हैव द स्टैंडिंग जॉब, जहाँ पे खड़े ही रहना पड़ता है, टीचर्स को खड़े ही रहना पड़ता है, खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, तो हमारे शूज़ के लिए कंफर्टेबल लेवल भी होना चाहिए, तभी हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक खड़े हो पाएंगे। तो यहाँ पे अब ये कंसर्न है, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज़ का कंसर्न कुछ और है। अब स्पोर्ट्स शूज़ में क्या आप खेलोगे कूदोगे तो वो जल्दी ख़राब होंगे, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, जल्दी मतलब उनकी पॉलिश ख़त्म हो जाएगी, वो जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी फट जाएंगे। तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, रबड़ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रिप प्रोवाइड करे। ग्रिप मतलब क्या क्या, ऐसा नहीं फिसले जा रहे हैं भागते भागते, ग्रिप प्रोवाइड हो, सपोर्ट प्रोवाइड हो, लाइट वेट हो, भारी जूते ना हो, ठीक है। फिर क्या है, कैजुअल शूज़ जो हम घर पे पहनते हैं, स्लीपर्स वगैरह डेली यूज़ के लिए, कभी कभी उसको पहन के बाज़ार वगैरह भी चले जाते हैं। तो शूज़ के अंदर भी इतनी सारी वैरायटी है, ठीक है, किसके लिए कैसा शूज़ बनना चाहिए, उसके कैसे प्राइसिंग होगी। स्कूल शूज़ में प्राइसिंग कम रखनी पड़ेगी, पर हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है तो बच्चे हर बार शूज़ बदलते ही हैं। कैजुअल ऑफिस वेयर में हमको क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वालिटी नहीं इंप्रूव होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, पैसा ही नहीं खर्च करेंगे। तो ये है कि यही हमको बताता है कि हमको क्या बनाना है। अब जब हमको ये पता चल ही गया कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि कौन है हमारा रियल कस्टमर, कौन है हमारा रियल कंज्यूमर बेस, जब हमको ये पता चल जाता है ना, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हमको पता है भाई अप्रैल मई का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे बच्चे स्कूल में नया एडमिशन लेंगे, या स्कूल में नया तो सब कुछ ही चेंज करने का मन करता है ना, तो उस समय स्कूल शूज़ को प्रोड्यूस करना ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, ज़्यादा किफ़ायती होगा, ठीक है। स्पोर्ट इवेंट आने वाला है, आईपीएल आ रहा है, फुटबॉल मैच आने वाले हैं, तो अब हर घर का बच्चा फुटबॉल ही खेलना चाहता है, तो उस समय स्पोर्ट शोज़ पे डील आएंगी, उस समय स्पोर्ट शोज़ पे क्या होगा, बहुत अच्छे ऑफर्स आएंगे, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे हर जगह ऑफर्स आएंगे। जब हमको ये पता चल जाता है कि किसके लिए बनाना है, तो क्या बनाना है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। अब इसको हटने देते हैं और इसको आगे बढ़ने देते हैं। यस, आप करना है हाउ टू प्रोड्यूस, 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने, फॉर होम, व्हाट। अब हमको पढ़ना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कैसे बनेगा। कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए हमको कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है, और कुछ के लिए हमें लेबर इंटेंसिव चाहिए होती है। तो 2 टर्म होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, 1 मिनट, हाँ, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए हमको कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब मशीन्स वगैरह ज़्यादा चाहिए, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव चाहिए। और कुछ के लिए हमको लेबर इंटेंसिव चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर इज़ अ लेबर इंटेंसिव जॉब, है ना। एग्रीकल्चर में लोग ही चाहिए, कितनी ही मशीन लगा दोगे तुम, कितनी मशीन, बीज थोड़ी ना लगा देगी जाके मशीन ज़मीन के अंदर, अब उसके लिए लोग ही हायर करने पड़ते हैं, ठीक है। बट कैपिटल इंटेंसिव क्या मतलब, मशीन ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे, जो कि हम देखते हैं अपनी क्लोथिंग इंडस्ट्री, है ना, या अपनी फूड इंडस्ट्री, जंक फूड इंडस्ट्री, वहाँ पे मशीन, मैगी कोई इंसान नहीं बनाता, मैगी मशीन्स के थ्रू बन रही हैं, मिल्क पैकेट जो है मशीन के थ्रू पैक्ड हो रहे हैं, तो वो कैपिटल इंटेंसिव जॉब है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम, वही वाटर होम पे डिपेंड कर रहा है कि काम कैसा है, तब हम बता पाएंगे कि हमको लेबर इंटेंसिव चाहिए कि कैपिटल इंटेंसिव चाहिए प्रोड्यूसर। और कई बार ये नहीं कर सकते कि अब एग्रीकल्चर हमने बोल दिया तो सिर्फ यहाँ लेबर ही लगेगी, कोई मशीन लगेगी ही नहीं, मैं यहाँ मशीन देती हूँ ताकि समझ जाए कैपिटल से, ठीक है, कोई मशीन लगेगी ऐसा नहीं है ना। फर्टिलाइज़र स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर्स लगते हैं, फर्टिलाइज़र स्प्रे करने के लिए तो अब वो भी लगता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उससे जो घूमता रहता है ऊपर, स्प्रिंकलर नहीं, कुछ और कहते हैं उससे, दिमाग से निकल रहा है, ड्रोन, ऑफ कोर्स ड्रोन। तो ड्रोन से भी आजकल भाई फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड ऊपर से छिड़का दिए जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम
ज़रूरी नहीं लेबर इंटेंसिव मैंने बोल दिया तो अब एग्रीकल्चर में कोई और मशीन यूज़ होगी ही नहीं, या मैंने बोल दिया मशीन इंटेंसिव की मान लो मैगी की फैक्ट्री या अमूल की मिल्क की फैक्ट्री, तो वहाँ कोई इंसान है ही नहीं, ऐसा नहीं है, मिक्स करके काम होता है। कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे मशीन ज़्यादा लगी होंगी, हो सकता है लोग कम लगेंगे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा लगेंगे, मशीन कम लगेगी, भाई मशीन हार्वेस्टिंग के टाइम पे लगेगी, ट्रैक्टर्स रोइंग मतलब होस्टिंग टाइम लगेंगे, इन सब के लिए मिक्स एंड मिक्सचर करना पड़ता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, प्रोड्यूसर मस्ट सेलेक्ट द राइट मिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, अभी मैं बताती हूँ क्या होते हैं। फैक्टर मतलब समझिए जो प्रोडक्शन में हेल्प करें, बेसिकली लैंड, लेबर, जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्शन हो पाए, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लैंड तो चाहिए ही, बिना लैंड के कौन सा प्रोडक्शन होगा, हवा में तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, सर्विसेज भी नहीं हो सकती, ठीक है। लेबर चाहिए, कुछ तो लोग आपको लगेंगे ही, सब कुछ ही मशीन की बेसिस पे नहीं हो सकता कि एक कंपनी उसमें कोई भी इंसान नहीं, सब मशीन पे ही हो रहा है, कोई भी तो कंपनी का मालिक तो होगा, ठीक है। कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारा काम होता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको कैसा काम करवाना है, क्या हमको इस्तेमाल करना है, क्या हमारा लेबर इंटेंसिव होगा या हमारा कैपिटल इंटेंसिव होगा। हाउएवर द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन को इस्तेमाल तो करना चाहते हैं पर मशीन है इतनी महंगी कि कर ही नहीं पाएंगे, है ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो अपना लेबर इंटेंसिव से काम चलाओ भाई। ड्रोन तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, तो फिर अब अपने हाथ से छिड़को जो करना है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, पैसा तो है पर क्या टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच पाई है ना। गाँव में AI चला जा रहे हैं, AI मॉडल खोलना चाह रहे हैं, तो वहाँ तक इंटरनेट उतना पहुँच तो जाए पहले, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो फर्टिलाइज़र का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। हैंडमेड इंडस्ट्री की आपकी इंडस्ट्री है तो वहाँ तो आप कौन सा ही मशीन लगा दोगे, वहाँ आप मशीन नहीं लगा सकते, तो आपको सारा काम ही हैंडमेड है। हैंडमेड ही आपका ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, तो आप अपना वहाँ पे नहीं लगा सकते फैक्ट्री, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी पर, कैपिटल की कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि कैसे काम होते हैं। अब फैक्टर प्रोडक्शन हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ सिंपली। प्रोडक्शन में जो हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन जिसकी वजह से हो पा रहा है, लैंड, बेसिक लैंड नहीं होगा तो कौन से प्रोडक्शन होगा, ठीक है। लैंड में सब कुछ ही आ गया, लैंड के ऊपर, लैंड के अंदर, पानी के अंदर जो लैंड है वो भी, ठीक है। लैंड से हमको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, पानी के अंदर जो लैंड होता है उससे भी रिसोर्स हम लोग निकाल लेते हैं, इतने महान लोग हैं हम लोग, तो वो भी लैंड में ही अंदर ही आएगा, ठीक है। जो भी अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर घूम रहा है वो सब लैंड के अंदर है। लेबर है ना, फार्मर भी एक लेबर के अंदर ही आ रहा है, टीचर भी एक लेबर के अंदर ही आ रही है, और नर्स और जो कॉर्पोरेट जॉब में वो भी एक लेबर के अंदर ही आ रहे हैं। तो नथिंग टू बी वेरी, मतलब कुछ इसमें बहुत अच्छी बात नहीं है, क्या ही बोले, ठीक ही है बस, ठीक है। फिर है कैपिटल। कैपिटल मतलब कैपिटल देखिए अब यहाँ पे पैसा भी रखा हुआ है बोरी बोरी भर, क्योंकि फैक्ट्रीज खोलने के लिए, मशीन खोलने के लिए आपको सबसे पहले पैसे ही तो चाहिए। बिना पैसे के कैसे काम करोगे, भैया पैसा वो खुद का भी हो सकता है, नहीं तो भैया बैंक से ले लो जाके, ठीक है, तो बैंक से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मतलब फैक्ट्रीज, मशीनरीज और बैंक वगैरह। टेक्नोलॉजी, मशीन वगैरह तो सब आ गई हैं, इंटरनेट है घर पे जो फैक्ट्री में, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह सही से काम कर रही हैं, रोबोट्स काम करने के लोग काम कर रहे हैं, सही लैब्स वगैरह बने हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बुक का ही फिगर है तो इसमें मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। एक मिनट, यस। अब ये भी फिर से एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, अच्छी बात है, देने भी चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं एग्जाम्पल। अ गारमेंट मैन्युफैक्चर मस्ट चूज बिटवीन लेबर इंटेंसिव, वही बदी बताइए, फिर से वही वाली बात है कि गारमेंट का बिजनेस है, मान लो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मतलब कपड़ों का बिजनेस है, सब्यसाची का बिजनेस है। अब इनको पता करना है कि लेबर इंटेंसिव करें कि कैपिटल इंटेंसिव करें, तो भाई आपका ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। सब्यसाची हम सब जानते हैं, बहुत सारी लड़कियों की ये विश लिस्ट में है कि सब्यसाची की साड़ी पहनेंगे, है ना, तो अब वहाँ का सब्यसाची मतलब हैंडमेड, है ना, तो ऑफकोर्स उनका जॉब लेबर इंटेंसिव हो गया क्योंकि वहाँ पे हैंडमेड साड़ीज़ बन रही हैं, ठीक है। अब वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं हो सकती। ज़ूडियो, वहाँ पे कोई कपड़ा हैंडमेड नहीं है तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया, वहाँ पे हर कपड़ा मशीन से बन रहा है, मशीन से प्रिंटिंग हो रही है, मशीन से सारे टैग्स वगैरह लग रहे हैं, तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड एंड द गारमेंट थिंग कि कैसा आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। इफ़ मशीन्स आर एक्सपेंसिव द फर्म विल रिलाई मोर ऑन लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। भाई मशीन बहुत महंगी है
है ना। इतना तो पैसा हम कमा ही नहीं पाएंगे बेच के कि मशीन खरीद पाएँ, तो बढ़िया लेबर ही हायर कर लो, इनको ही सैलरी दे दो। लेबर को हम सैलरी पे करते हैं, है ना, हम सबको सैलरी मिलती है बेटा, लेबर है ना हम लोग। बट इफ़ मशीन्स बिकम अफोर्डेबल, मशीन्स बहुत अफोर्डेबल हो गई, सरकार सब्सिडी दे रही है ना, सब्सिडी दे रही है मतलब ऑफ़र दे रही है, डिस्काउंट दे रही है कि भैया आओ ले लो जाके मशीन, हम दे रहे हैं। अरे ये क्या मैंने बना दिया, है ना, मशीन ले लो ताकि अपना बिजनेस खोल सको, ठीक है, सब्सिडी दे रही है। तो अब तो मशीन अफोर्डेबल है, तो लोग मशीन खरीदेंगे तो लोगों को निकालेंगे, क्योंकि मशीन से ज़्यादा काम हो रहा है तो अब लोगों को निकालना पड़ेगा। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न बन रहा है धीमे धीमे, ठीक है। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, नेचर वही कि आपका प्रोडक्ट ही कैसा है, प्रोडक्ट ही आपका हैंडमेड होने वाला है। कितनी भी मशीन अफोर्डेबल हो जाए आप क्यों लोगे भैया, है ना, आपका काम ही हैंडमेड वाला सारा काम है। अगर काम ही हैंडमेड का है तो यू कांट मतलब अफोर्डेबिलिटी फिर इशू ही नहीं बचता, फिर वो महंगी हो सकती हो, फिर हाउ डज इट मैटर, सब सच कैन ईजिली अफोर्ड अ मशीन नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट्स प्राइसेस। बट मतलब ही क्या है, हैंडमेड काम होना है सारा। एज कस्टमाइज और डिज़ाइनर क्लोथ्स रिक्वायर स्किल्ड लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमाइज, साड़ी पे अपना नाम लिखवाएंगे, साड़ी पे अपनी लव स्टोरीज लिखवाएंगे, है ना, हैशटैग बनवाएंगे, इसके लिए स्किल्ड लेबर ही चाहिए, इसके लिए कारीगर ही चाहिए, कारीगर की सुई से ही काम होगा ये, ठीक है। जहाँ पे मास प्रोडक्शन है कि भैया आज 5000 जीन्स बनानी है किसी तरह से, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव चलेगा। यहाँ पे क्या है ना, एक साड़ी बन रही है 10 दिन में, 15 दिन में बन रही है, 15 कारीगर उसको जोड़ के बना रहे हैं, तभी बिक भी तो रही है बहुत महंगी, है ना। वहाँ क्या मास प्रोडक्शन, 300 की जीन्स है, 500 की जीन्स है, बल्क में बनानी तो मशीन से बनेगी ही बनेगी, ठीक है। एडिशनली इफ लेबर इज चीप एंड इजली अवेलेबल, लेबर इंटेंसिव मेथड्स आर प्रेफर्ड, यानी कि लेबर अगर चीप है मतलब क्या, किसी के पास जॉब नहीं है तभी तो लेबर चीप है। अगर सबके पास जॉब ही हो जाएगी तो फिर सब अपनी सैलरी बढ़वा नहीं लेंगे, कहेंगे भैया सैलरी बढ़ाओ ना, हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमको कोई और कंपनी बुला रही है। इन अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं भैया कितने कम में दे दो, भैया 200 रुपये दे दोगे हफ्ते का, ठीक है दे दो, तो हम ईजिली आके आपके यहाँ काम कर लेंगे, ठीक है। यही आपको लाइन्स के बीच बीच में इंडिया की प्रॉब्लम्स दिखेंगी, तो इसको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कहते हैं। वैसे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कहीं लिखा नहीं है, पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ठीक है। हर चीज़ लिखी नहीं होगी वर्बली या वर्बली ट्रांसलेट नहीं करी जाएगी, पर आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका यही मतलब है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट रीडिंग में कभी नहीं आएगा, या 3-4 बार जब पढ़ लोगे चैप्टर अच्छे से तब समझ में आएगा, ठीक है। अब आई गेस ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही है, ठीक है, हाँ लास्ट ही है शायद ये, कि इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं कुछ, ठीक है, कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करेगी, किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डिसीजन कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, लोगों को कंसिडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसके 3 सिस्टम होते हैं, ठीक है। द आंसर टू ऑल 3 क्वेश्चन डिपेंड ऑन हाउ द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ द रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ दे आर कंज्यूम्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन में बहुत पैसा लग गया था, सस्ते में सब कुछ बेचा जा रहा है, तो क्यों ही कोई प्रोड्यूस करेगा, अपना कोई लॉस कैसे कर सकता है, ठीक है। कि हमने प्रोडक्शन में लाख रुपए लगा दिया, पर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ लास्ट में वो 50,000 का हुआ है, हम ही लॉस में चले गए, तब फिर बिजनेस का मतलब क्या, बिजनेस इज जस्ट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो 3 इकोनॉमिक सिस्टम आपके में बताया गया है, प्लान, मार्केट एंड फिक्स्ड। बहुत सारे होते हैं, प्लान, मार्केट एंड फिक्स्ड बताया गया, हम इसको पढ़ेंगे, बाकी सब हम 11th में पढ़ेंगे अगर किसी ने इकोनॉमिक्स लिया तो, ठीक है। प्लान, मार्केट एंड मिक्स्ड। एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा यही बता देती हूँ, प्लान वगैरह सब समझ में आएगा, चलो आगे बता देते हैं। प्लान इकोनॉमी का मतलब होता है सरकार सारे फैसले लेगी, है ना, जो की सेक्टर्स है, मशीन्स का, न्यूक्लियर वेपन का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेलवेज़ का, इस सबको गवर्नमेंट होल्ड करके रखेगी, ठीक है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है पर रियल में अच्छा होता नहीं है। गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है तो गवर्नमेंट एफिशिएंसी मेंटेन नहीं कर पाती, गवर्नमेंट उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट का काम है लोगों को सर्व करना, वो प्राइसेस हाई नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा लिमिट तक, और प्राइसेस हाई करेगी तो उसका कोई प्रॉफिट होगा नहीं, वो खुद लॉस में चली जाएगी, तो ना चाहते हुए उसको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, जो लोगों को बहुत परेशान करता है। पर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझते ना, प्राइवेटाइजेशन हो क्यों रहा है, ये गवर्नमेंट के पास कहाँ से लाए वो इतना पैसा, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पैसा देना नहीं चाहते, ठीक है। और उसका जब बिजनेस ही सही से रन नहीं करेगा तो वो कैसे डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। तो पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इसी इकोनॉमिक मॉडल पे काम करता था, जो की सेक्टर्स थे, है ना,
वो सब कुछ पब्लिक सेक्टर के पास थे, यानी कि गवर्नमेंट के पास थे, ठीक है। अब उसकी वजह से एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हो पाती थी, पब्लिक सेक्टर के पास है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, पहले हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था, अब प्लानिंग कमीशन नहीं रह गया है। पहले हमारे यहाँ एक था प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल 5 साल की प्लानिंग बनाकर देता था कि 5 साल के लिए हमको क्या करना है। अब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन नहीं रह गया, हमारे यहाँ कुछ और है इसकी जगह, क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन अब नहीं रह गया है। तो सच एज प्लानिंग कमीशन, अरे ये आंसर यहाँ पे दिया है, आंसर नहीं मतलब उसके बारे में लिखा है, सारे डिसीजंस बनाता था कि मार्केट कैसे रन होगा, कितनी डिमांड आ सकती है, कितना प्रोडक्शन हमको करना है ना, कौन सी चीज़ें कैसे प्रोड्यूस होंगी, कितनी प्रोड्यूस होंगी, ये सब कुछ वो बताता था। गवर्नमेंट की ही ओनरशिप थी हर जगह, लैंड भी वही होल्ड कर रहा है, फैक्ट्रीज वही होल्ड कर रहा है, बैंक भी गवर्नमेंट की चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्नमेंट का ही चल रहा है। ये बहुत सुनने में सुनहरा लगता है पर बिल्कुल बकवास आइडिया है ये मेरे हिसाब से। तो देखिए प्लान्ड इकॉनमी में पीपल आर नॉट मोटिवेटेड इनफ। भाई सब कुछ तो गवर्नमेंट ही करे ले रही है, हम क्या करें ना, बैंक हम खोल नहीं सकते, फैक्ट्री हम ज़्यादा लगा नहीं सकते, क्योंकि फैक्ट्री लगाना पड़ेगा तो परमिशन इतनी बड़ी लेनी पड़ती है कि उसी में ज़्यादा समय निकल जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, बसें हम ज़्यादा चला नहीं पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट बस ज़्यादा चल जाएंगी। तो लोगों के पास मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगा बिज़नेस को रन करने का। बिज़नेस का मोटिवेशन ही है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट सरकार ही कमा लेगी तो हम क्या कमाएंगे, है ना। तो उसके लिए प्लान्ड इकॉनमी से हटना पड़ता है ताकि लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना है, कंपटीशन हो रिसोर्सेज के लिए, कंपटीशन हो बिजनेसेस के लिए कि अच्छा तुम 10 रुपये का बेच रहे हो, ठीक है चलो हम 9 रुपये का बेचेंगे ताकि कस्टमर बेस हमारे पास बढ़ जाए, ठीक है। तो ये आइडिया आएगा कहाँ से, है ना, जब कोई 8 रुपये का नहीं बेच रहा हो, 8 वाला बेचोगे तो लोग 8 वाले के पास ही चले जाएंगे, ठीक है। तो प्लान्ड इकॉनमी का ये मतलब है। अभी लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करूँगी एक ही पिक्चर से, आप परेशान मत होइए। एंटरप्राइजेस फॉलो द सेंट्रल अथॉरिटी, टारगेट्स पर गिवन कि आप इससे ज़्यादा प्राइस अबव नहीं कर सकते, इतना करना पड़ेगा, है ना। हेविली रेगुलेटेड, हेविली रेगुलेशंस की ये बात आपको माननी पड़ेगी अगर आपको अपना काम करवाना है, तो मतलब अपनी फैक्ट्री खोलनी है, अपना बिजनेस खोलना, तो इतने रेगुलेशन लगा दो कि मनी हट जाए। जैसे स्कूल्स में होता है ना, पार्टी करनी है, इतनी बंदिशें लगा दो, इतनी चीज़ें कर दो कि बच्चे का पार्टी वार्टी से मनी हो जाए, बच्चे का थोड़े टीचर का भी हटे, है ना। बाय द गवर्नमेंट थ्रू स्ट्रिक्ट परमिट्स, लाइसेंस, हर चीज़ का लाइसेंस मांगना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए सबको सरकार से पूछना पड़ रहा है। सरकारी काम तो आपको पता है कितनी तेज़ी से होता है, उस समय तो और ही तेज़ी से होता था, कुछ ज़्यादा ही, तो पढ़े लिखे भी लोग कम थे, तो उस वजह से लोगों के अंदर मोटिवेशन ही खत्म हो गया। हाउएवर दिस प्रिवेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज टू ऑपरेट इन मार्केट। द प्रॉब्लम इज है ना, कि लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज अब ऑपरेट ही नहीं कर रही हैं, मार्केट में आ ही नहीं, मार्केट में एंटर ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो इस सिस्टम से गुजरना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि हमको इतनी लाइनें वगैरह ना लगानी पड़े। रिस्ट्रिक्ट द कॉम्पिटिशन, कोई कंपटीशन नहीं है। अब कोल्ड ड्रिंक कितने कंपटीशन है पूछो मत, है ना, इतने सारे कोका कोला, स्प्राइट और पता नहीं कितने तो ब्रांड्स है, मतलब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के, तो कोई भी प्राइस अपना बहुत हाई नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तुमने प्राइस हाई करा कोई और तुम्हारा कस्टमर बेस ले जाएगा और लोग वही वाला पीने लग जाएंगे कि अगर ठीक है भाई एक ऐसा टेस्ट लगता है, वो सस्ते में मिल रहा है तो सस्ते में पी लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कंपटीशन भी खत्म हो रहा है, कंपटीशन कोई करना ही नहीं चाह रहा है। प्राइवेट इंटरप्राइज तो क्यों ही आएंगे जब सारा काम तो पब्लिक ही कर ले रही है। रिजल्ट क्या हुआ, लिटिल मोटिवेशन अमंग एंटरप्राइजेस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड देयर क्वांटिटी एंड टू इनोवेट। आज बिजनेसेस के पास मोटिवेशन है ना, बिजनेस के पास मोटिवेशन है कि भैया बढ़िया बिजनेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे, ठीक है। जब ये है ही नहीं मोटिवेशन, जब ये मोटिवेशन ही ख़त्म है कि भैया सरकार ने प्राइस फिक्स कर दिया है, अरे सॉरी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सरकार ने ही प्राइस फिक्स कर दिया है कि भैया इतना ही प्राइस फिक्स रहेगा, तुम कितना बना लो या चाहे कितना कम बना लो, तो फिर क्या ही मतलब है, बताओ मुझको ज़रा, कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे सिस्टम का, ठीक है। तो लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे और इसका रिजल्ट दिखता भी है। 1991 में गवर्नमेंट इकॉनमी की, मतलब उससे पहले इकॉनमी की हालत बहुत खस्ता हो जाती है, तो उसके लिए 1991 में रिफॉर्म्स लेकर आए जाते हैं, ठीक है। कौन से रिफॉर्म्स लेकर आ जाते हैं, मार्केट इकॉनमी लेकर आ जाती है। मार्केट इकॉनमी का मतलब होता है अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ लोग डिसाइड करेंगे, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट हैज़ नो रोल है ना। यहाँ पे सारे प्राइसेस गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि इतना प्राइस रख दो इस चीज़ का, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि किसका क्या प्राइस रखना है। किसी चीज़ की सप्लाई बहुत कम चल रही है
पर डिमांड बहुत ज़्यादा चली। मान लो डिमांड, जैसे शुगर के प्राइसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है इस समय, शुगर के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, डिमांड भी बढ़ गई है, ठीक है। डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, तो फेस्टिव सीजन इस दिन तो डिमांड तो बढ़ ही रही है। प्लस प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं क्योंकि इस समय क्रॉप अच्छी नहीं हो पाई और बाकी रीजंस भी हैं, ठीक है, क्रॉप फेलियर भी हुआ, बाकी पेस्ट वगैरह भी काफ़ी लग गए, तो डिमांड ज़्यादा है शुगर की और फेस्टिव सीज़न है तो मतलब प्राइसेस भी ज़्यादा ही हैं, ठीक है। अब डिमांड ज़्यादा है, फेस्टिव सीजन ज़्यादा, सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती है। अब जो सप्लाई है उतनी ही है, अब जितना शुगर केन उग गया, सप्लाई वी कांट डू एनीथिंग विद दिस, सप्लाई इज फिक्स्ड नो, सप्लाई सब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर अब डिमांड ऐसे ही बढ़ती रही तो अपने आप प्राइस बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर अब डिमांड ऐसी ही बढ़ती रही तो प्राइस तो अपने आप बढ़ता ही रहेगा ना बेटा, है ना। सप्लाई तो उतनी है भाई, तुम शुगर केन रातों रात तो नहीं उगा सकते कि भैया वो डिमांड बढ़ रही, चलो अब आज रात में लगा, सुबह तक शुगर केन तैयार नहीं, अब नहीं उग सकते शुगर केन, इस साल तो क्या ही उगेगा, अगले साल का प्रोडक्शन देखा जाएगा। तो प्राइसेज आर राइजिंग नाउ क्योंकि डिमांड इज़ राइजिंग, ठीक है। पर ये सब अभी तक क्या था, ये सब अभी तक प्लान्ड इकोनॉमी ने, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा था कि नाउ वी आर फिक्सिंग विद ₹40 पर kg। अब डिमांड कुछ भी हो, सप्लाई कुछ भी हो, तुमको 40 पे ही बेचना है, तो क्या ही होगा, क्यों ही मोटिवेटेड होंगे ये लोग, है ना। आज जो फार्मर्स ये देख रहे होंगे कि भाई शुगर का भी प्राइस इतना बढ़ रहा है ना, डिमांड इतनी बढ़ी हुई है, चलो अगले साल मैं भी शुगर ही उगाऊंगा, शुगर केन उगाऊंगा, तो मेरा भी प्राइस बढ़ जाएगा, मेरी भी डिमांड बढ़ जाएगी और मैं भी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो यही तो कंपटीशन और यही तो मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं जो मार्केट इकॉनमी में आता है। मार्केट इकॉनमी की दो हीरो हैं, डिमांड और सप्लाई, इसकी वजह से मार्केट में सारे प्राइसेस इकट्ठे होते हैं और गवर्नमेंट इसमें एक रेफरी की तरह काम करता है, इसमें एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है कि अब ये मान लो अभी डिमांड सप्लाई इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि ये 40 की जगह, मान लो अभी तो 70 चल रहा है उसका प्राइस, लेकिन मान लो ये कह दें कि अब 1 किलो 700 रुपये का बिकेगा शुगर, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। ये तो फिर गवर्नमेंट लोगों के साथ बदतमीज़ी हो रही है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है कि ये ठीक है मार्केट फोर्सेस से रिप्लाई करो, पर इतना भी नहीं कि लोग इतना परेशान हो जाए हमारे देश के। तो गवर्नमेंट इज़ फेसिंग आ रेफरी, गवर्नमेंट इज़ एन एम्पायर, है ना, कि वो बताएंगे सही और गलत क्या है, पर फोर्सेस और प्लेयर्स तो अलग ही रहेंगे, प्लेयर्स अपना खेल खेलते रहेंगे, ठीक है। द ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री, शॉप, लैंड एंड अदर रिसोर्सेज लार्जली रेस्ट विद इंडिविजुअल एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। अभी तक सब कुछ, अभी तक प्लान्ड इकोनॉमी में क्या देख रहे थे, सब कुछ गवर्नमेंट के पास था, अब सब कुछ धीमे धीमे प्राइवेट के पास आ रहा है, प्राइवेट लोगों के पास आ रहा है, कई लोगों के नाम पे कई सारी ज़मीनें रहती है। मैनी प्रोड्यूसर ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट्स विच एनकरेज बेटर क्वालिटी। एक ही तरह का प्रोडक्ट कितने लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक ही तरह, मतलब परफ्यूम के अगर आप देखें तो कितने सारे ब्रांड हैं, जूतों को देखें कोई चीज़ ऐसी बची जिसके ब्रांड एक ही हो, कोई ऐसा नहीं बचा जिसका सिर्फ एक ब्रांड हो, ठीक है। इतने मल्टीपल चॉइसेस दो लोगों को दे रखे हैं और उनके बीच कंपटीशन होता है कि जो ज़्यादा क्वालिटी बढ़ा देगा उसका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, जो प्राइस कम कर देगा उसका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, ठीक है, जो अपनी सर्विसेज को इनोवेट अच्छे से कर देगा उसका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा। इन 3-4 पैरामीटर्स पे हमेशा, है ना, लड़ाई होती रहती, कंपटीशन होता रहता है। तो ये ही मोटिवेशन है हर कंपनी का, यही मोटिवेशन है हर बिजनेस का, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने का, कि वो अपनी सर्विसेज को इतना इम्प्रूव कर दें कि कोई और कहीं और जाए नहीं, हमारी दुकान पे ही आए बस, ठीक है। पर ये सब कुछ प्लान्ड इकोनॉमी में नहीं होता था क्योंकि वहाँ तो सब कुछ सरकार ने फिक्स कर दिया, तुम कुछ भी कर लो, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मार्केट इकोनॉमी। पर मैंने मार्केट इकोनॉमी का आपको एक चीज़ बताई कि क्या इसमें तकलीफ है, क्योंकि अगर प्राइवेट ने बहुत ज़्यादा प्राइस सेट कर दिया तो गवर्नमेंट को रेफरी की तरह एक्ट करना ही पड़ेगा। मान लो कोविड वैक्सीन कम थी, है ना, कोविड वैक्सीन शुरुआत में इतनी थी नहीं, अब हर अस्पताल कहता है कि भैया हम तो 1000 रुपये में लगवाएंगे कोविड वैक्सीन, लगवानी लगवाओ, नहीं लगवानी मत लगवाओ। तो फिर समझ जाओ फिर क्या ही होता है हम लोग का, फिर तो जनता कम साफ़ हुई और साफ़ हो जाती। मिक्स्ड इकॉनमी मैंने शायद इसमें कवर नहीं कर, नहीं अच्छा है। तो मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब क्या है, देखिए प्लांट हमने पढ़ा, है ना, ये दोनों एक्सट्रीम्स हमने पढ़े हैं, एक पढ़ा हमने प्लांट, एक पढ़ा हमने मार्केट, ये मार्केट इकॉनमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रोल है। ये हमने पढ़ा प्लान, यहाँ पे इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं, सारा गवर्नमेंट का प्लानिंग चल रहा है। बीच में आता है मिक्स, गुनगुना पानी, ना बहुत ठंडा पियेंगे ना बहुत गर्म पियेंगे, गुनगुना पानी पियेंगे, गुनगुना पानी पियेंगे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होता है, दोनों साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ इकॉनमी इज़ फॉलोड बाय इंडिया नाउ अ डेज, है ना। इंडिया में ऐसी ही इकॉनमी
फॉलो हो यही इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहा है कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है और गवर्नमेंट के साथ में कि बिग बिजनेस टाइकून्स जो है अंबानीज एंड अडानीज वो भी उनके साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं। दोनों साथ मिलकर प्राइवेट प्लेयर गवर्नमेंट प्लेयर साथ मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, साथ मिलकर एयरपोर्ट खोल रहे हैं, साथ मिलकर प्लेटफॉर्म्स खोल रहे हैं, साथ मिलकर स्टेशन खोल रहे हैं। तो उसमें से इंडिया का डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इन अ वेरी स्पीडी सिचुएशन। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इकोनॉमिक चॉइसेस एंड डिसीजन टुगेदर। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स इंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास। वी ऑल्सो फाइंड लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनीज दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज। ठीक है, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन रियलिटी मोस्ट इकोनॉमिक फीचर, यानी कि ज़्यादातर कंट्री की इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करती है कि कोई भी पूरी तरह से प्लान नहीं चल सकता आज के टाइम में, कोई भी पूरा से मार्केट की तरह नहीं चल सकता, सभी बीच में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। ठीक है, कोई प्लांट के बहुत ज़्यादा पास है, यहाँ पे प्लानिंग ज़्यादा हो रही है, मार्केट के कम फोर्सेस हैं लेकिन हो रहे हैं, कोई मार्केट के थोड़ा पास है कि मार्केट फोर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं पर प्लांट कम कर रही है, कुछ बीच में चल रहे हैं, मिक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला काम, ये पूरा ही मिक्स हो गया है ना। यहाँ पे गुनगुना पानी ऐसा हो सकता है कि ठंडा भी ज़्यादा हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मतलब ऑल्सो द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप विद सम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन है कि प्राइवेट ओनरशिप तो रहेगी, ओनरशिप तो प्राइवेट की रहेगी पर रेगुलेटेड फॉर्म में। ये नहीं तुम कुछ भी प्राइस निकाल के बेच रहे हो लोगों को, है ना, कि अब मतलब तबीयत सबकी ख़राब चल रही, कोविड चल रहा है, अब तुमने पैरासीटामोल के प्राइस बढ़ा दिए कि अब तो सब मांगेंगे पैरासीटामोल, सब मांगेंगे तो चलो प्राइस बढ़ा देते हैं, लोग तो खरीदेंगे ही बीमारी में। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट वहाँ पे रोक लगेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सबकी तबीयत ख़राब है और सस्ते में बेचो जाकर। ठीक है, तो अब यही जो पूरा तीनों का मैंने बताया वो पूरा एक पिक्चर के फॉर्मेट में बनाया है। ये आप अपने स्कूल में बना दोगे ना बेटा, आपका टीचर खुश हो जाएगा, सही बता रही हूँ। अगर बेटा कहाँ से पढ़कर आए हो तो कहना सर आपसे पढ़ा है, आपके ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं लोग। ठीक है, नेवर प्रेज मतलब यूट्यूब टीचर इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होगा, गवर्नमेंट मेक्स ऑल द डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गोल क्या है, इक्वलिटी एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि सब लोग को इक्वली चीज़ें मिल सके, सब लोग का भला हो सके, इसलिए गवर्नमेंट सब कुछ होल्ड करना चाहती है। मिक्स इकॉनमी में नहीं, पहले मार्केट में आते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस सब कुछ होल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे डिसीजंस मेक कर रहे हैं। रिसोर्सेज क्या है, इंडिविजुअल्स होल्ड कर रहे हैं, बिजनेस टाइकून्स होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे गोल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया हो जाए, पैसा ही पैसा आ जाए हमारे पास। ठीक है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो हमारे पास, यहाँ पे ये ग्रोथ है। दोनों को मिला के कर देंगे तो गवर्नमेंट प्राइवेट साथ में काम करते हैं, रिसोर्सेज भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट भी हो सके और प्रॉफिट भी इक्वलिटी के साथ हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि इससे अमीरों को ही प्रॉफिट हो रहा है, गरीब तो बेचारे गरीबी होते चले जा रहे हैं, ऐसा ना होने पाए और साथ में सबके साथ में सबका काम हो पाए। इन दोनों को मिला के बैलेंस करके इक्वलिटी और ग्रोथ को इक्वली बैलेंस करना ही मिक्स्ड इकोनॉमी का पर्पस है। I guess this is all about the chapter. A summary is written here after all the topics. हाँ, इंडिया, अच्छा भाई मैंने जो आपको बताया ज़रा सही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नथिंग मतलब बहुत इंडिया के बारे में बताया गया तो इंडिया बारे में तुमको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंडियाज़ इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स चेंजिंग नीड्स एंड चैलेंजेस। ऑफकोर्स पहले हम प्लांट थे पूरा तरह से, फिर हम धीमे धीमे मिक्स की तरफ आए। ठीक है, इन द डेकेड्स ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के कई सालों के बाद तक हमने स्टेट लेड अप्रोच यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी, कहाँ गया प्लान्ड इकोनॉमी, यही वाला अप्रोच फॉलो करा है। सब कुछ गवर्नमेंट ही होल्ड कर रही है, जिसका रिजल्ट हमको बहुत ख़राब दिखा। क्या ख़राब दिखा, एलोकेटिंग रिसोर्स एलोकेशन सही से नहीं हो पा रहा है, लोग आगे आ ही नहीं रहे बिजनेस करने के, लोग पीछे ही रह रहे हैं। फिर क्या होता है, 1991 में आता है प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। इसके बारे में इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे आगे, आई गेस 10th में नहीं हो पाएगी तो उसमें तो ये होगा ही होगा। 1991 द कंट्री फेस सीरियस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, फेमाइंस आ रहे हैं, हमारे पास खाना ही नहीं बचा है, तो उसके लिए एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए रहते हैं। एलपीजी गैस नहीं है बेटा, ये एलपीजी रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सो दैट इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ओपन द इकोनॉमी टू ग्लोबल वर्ल्ड, कि ग्लोबल के साथ भी ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ग्लोबल को हमारे साथ ट्रेड करने दो, हमारे साथ कंपटीशन बढ़ाने दो। अब क्या है, अब सिर्फ हमारा कंपटीशन हमारी कंट्री के बिजनेस के साथ नहीं है, ग्लोबल वर्ल्ड के साथ भी है कि वो उन्होंने अगर सामान यहाँ अच्छा सस्ता बेच दिया तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमको उनसे सामान अच्छा करना पड़ेगा और सस्ता करना पड़ेगा। सारा
इस मतलब कंज्यूमर के हित में सारा काम करके सोचा गया था, पर हो तो कुछ नहीं रहा है वैसा, पर सोचा यही गया था, ठीक है। दिस रिफॉर्म्स ग्रेजुअली शिफ्टेड इंडिया टूवर्ड्स अ मोर मार्केट ओरिएंटेड, वही डिमांड सप्लाई वाला काम, वाइल स्टिल रिटेनिंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना लोग बहुत ज़्यादा मर्जी करने लग जाएंगे, प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और ये सब हम अपने हायर ग्रेड्स में, देखिए एनसीईआरटी ने अभी बता दिया है कि हायर ग्रेड्स में आप इस सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई गेस दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल पीपल। अब हम देखते हैं ये थोड़ा सा, हाँ यस, ये 3 पॉइंट्स में आपको पूरा चैप्टर समराइज करा गया है। इकोनॉमिक डील विद हाउ इंडिविजुअल सोसाइटी वर्क, हाउ द चॉइसेस शुड बी मेड, हाउ वी शुड टेक डिसीजंस एंड हाउ वी शुड टेक वाइज डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कुछ एक पाना है तो कुछ एक छोड़ना पड़ता है, गिविंग अप वन ऑप्शन फॉर अनदर। पढ़ाई करनी है तो नेटफ्लिक्स छोड़ना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स छोड़ना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ, ठीक है। एवरी इकोनॉमिक फेज 3 सेंट्रल क्वेश्चन, सबके 3 सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। यही सारे चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कई सारे सिस्टम है। मिक्स्ड, प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें ये अलग अलग तरह से डिसाइड करे जाते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स आर देयर टू आंसर दिस क्वेश्चन। मार्केट इकोनॉमिक्स क्या है? मार्केट इकोनॉमिक्स प्राइवेट इंडिविजुअल के डिसीजन के साथ चलती हैं, प्लान्ड पूरी तरह से गवर्नमेंट के हिसाब से चलती हैं, और मिक्स तो दोनों के गुनगुना पानी की तरह साथ में चलती ही है, ठीक है। सो चैप्टर ही समअप हो गया अब तो। बिफोर मूव ऑन इन लाइफ वी शुड नो दीज पॉइंट्स, है ना, ठीक है। एक मिनट, यस, तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप ऐसे थोड़ा सा डांस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मतलब कुछ भी इससे क्वेश्चन आएगा आप उसे डील कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। डांस दो कैसे कर रहे हो।